सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 में श्वसन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र के बारे में पूर्व में वीडियो बना चुके हैं और उसका अगला जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, जो कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8 सभी क्लासों में लगभग थोड़ा थोड़ा हिस्सा है उसका। और बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिनमें सामान्य विज्ञान का पेपर होता है उसमें भी यह टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए ये फायदेमंद है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। पहले मैं डायग्राम बता देता हूं आपको ताकि आप क्लियर हो जाए सारी चीजें। एक बार आप ये डायग्राम बना लें ताकि आसान हो जाएगा। इस डायग्राम बनाएं आप एक बार ताकि ये फेफड़ों की बाहरी झिल्ली है जो 2 लेयर में है। ठीक है, यहाँ पर आप डायफ्राम बनाएं, मध्य पटली जिसको बोलते हैं। ये पसलियों का कंकाल पेशी का बना होता है। अभी सब के बारे में अध्ययन करेंगे, अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात ये जो एक बार बता देता हूं मैं, नासा पहला भाग आएगा नासा, दूसरा आएगा आपकी ग्रसन, दूसरा भाग आ जाएगा ग्रसन। फिर तीसरा जो भाग होगा आपका वो होगा श्वास नली। श्वास नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, श्वास नली के बाद में जो भाग होगा आपका श्वसनी, कौन सा होगा मैं यहां लिख देता हूं। ये जो भाग है 2 भागों में बट गई श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर के अलग भागों में बढ़ जाती है, जैसे अभी आगे श्वसनी आगे जाके बढ़ रही है, वो श्वसनिका कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसनिका कहलाती है। ऐसे ही इसके अंदर भी है पूरा। अब ये जो भाग है उनको मैं दिखाऊं आपको। ये जो है ये वायु कोश कहलाते हैं, एल्वियोलाई कहलाते हैं, कुपिकाएं कहलाते हैं। ये इसके किनारे तो होती है सारे, एल्वियोलाई कहलाते हैं। इनको क्या बोलेंगे अपन? कुपिकाएं, कुपिकाएं या वायु कोश, वायु कोश भी कहते हैं। इंग्लिश में आप याद रखें तो एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये जो है ये श्वसनी जो आगे जाकर के खुली है, इसके अंदर भी ऐसे ही है। ये जो आगे जाके भागों में बढ़ रही है उसे बोलते हैं श्वसनिका। ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर ब्रोंक्योल्स और श्वसनिका, ब्रोंक्योल्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक वृक्ष जैसी आकृति बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? एक वृक्ष के जैसी आकृति बनाते हैं। एक वृक्ष के जैसी आकृति बनाते हैं।
है। ये जो फेफड़ा है इधर, इस फेफड़ा जो इसको क्या कहते हैं, इसको बायां फेफड़ा, इस साइड में है तो उसको बायां फेफड़ा। ये कौन सा है, बायां फेफड़ा लंग्स। और ये कौन सा है, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। आप एक बार चित्र को ढंग से समझ रहे हैं। तो ये फेफड़ा जो किस किस से मिलकर बना होता है, श्वसनी, श्वास नलिका, श्वसनिका और वायुकोश, किससे मिलकर बना होता है फेफड़ा। ये देखो आप, वायुकोश और मुख्य रूप से श्वसनिका से मिलकर बना होता है। ये दो चीजें इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके जो ग्रसनी है, इसके अंदर ही यहां पर एक संरचना पाई जाएगी आपकी, ये इस प्रकार से। ग्रसनी, फेरिंग्स भी बोलते हैं इसको, फेरिंग्स, ठीक है। ये जो संरचना है इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ बोलेंगे। कंठ स्वरयंत्र, जहां से आवाज ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको ध्वनि पेटी, ध्वनि पेटी भी कहते हैं। इस कंठ के चारों तरफ जो है एक आवरण पाया जाता है, एक उपास्थि के रूप में ये कंठ चारों तरफ से घिरा रहता है, जिसको बोलते हैं एडम्स एपल। उपास्थि का आवरण पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया गया, ये लाल रंग में आपको जो दिख रहा है, उपास्थि का आवरण है। उपास्थि से बना आवरण पाया गया, आवरण पाया गया। ये किसमें पाया जाता है, एडम्स एपल कहते हैं इसको। कौन सा, एडम्स एपल। यह केवल किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। केवल किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, पाया। एडम्स एपल संरचना किसमें पाई जाती है, पुरुषों में ही पाई जाती है। उपास्थि से बनी कंठ के चारों ओर धीरे धीरे संरचना होती है। उसके अलावा यहां पर जो श्वास नली है और आहार नाल को अलग करने के लिए आवरण पाया जाता है, एपिग्लोटिस या ग्लोटिस। यहां जो एक ढक्कन नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। कंठ से पहले ये क्या है, ग्लोटिस संरचना है, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर जो है एक क्या है, उपास्थि की बनी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो इसका नाम मैं कहा लिखूं, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। इसको घाटी ढक्कन भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं वो अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो है एपिग्लोटिस, ये लगभग ग्रसनी का ही भाग है। ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन भी कहते हैं। ये श्वास नली और आहार नाल को अलग अलग भागों में स्विच की तरह कार्य करता है, यानी कि भोजन को श्वास नली के अंदर जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस उपास्थि की बनी संरचना होती है। इसके बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। ये जो है ये क्या है, डायफ्राम, डायाफ्राम। ये वक्ष हुआ होगी। तो डायफ्राम क्या करता है, ये अपना उदर है, उदर यानी पेट, पेट, और ये वक्ष यानी चेस्ट। उदर ये दो भागों में बांटता है शरीर को, एक तो दो गुहाओं में बांट देता है, उदर गुहा और वक्ष गुहा। तो ये वक्ष गुहा है फेफड़ों के बीच में। तो ये जो डायफ्राम है ये उपास्थि का, कंकाली पेशी का बना होता है, कंकाल पेशी का बना होता है। जो चीजें यहां लिखी जा रही हैं उससे संबंधित मैं बातें यहां ही लिख रहा हूं, ताकि
आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो जिसके बारे में नहीं लिखा जाएगा उसको मैं अलग से आपको लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार मोटी मोटी बातें आपके यही समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या करता है, ये वक्स गुहा है उसके स्थल पे पाया जाता है, वक्स के स्थल पर पाया जाता है। वक्स है ये यहां तक खत्म हुआ, इसके नीचे वाले स्थल पर पाया जाता है। वक्स के स्थल पर पाया जाता है। ये प्रशवसन यानी श्वसन को अंदर की ओर लेना, निःश्वसन यानी श्वसन को बाहर की ओर लेना, उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। और इसका नाम है वायु कोशिका। ये श्वसन की इकाई है। किसकी इकाई है? श्वसन तंत्र की इकाई है। वायु कोश क्या है? श्वसन तंत्र की इकाई है। या फिर फेफड़ों की इकाई भी कोई पूछे, श्वसन तंत्र की इकाई, या फिर फेफड़ों की इकाई भी क्या है? वायु कोश। फेफड़ों की इकाई भी क्या है? वायु कोश है। फेफड़ों के अंदर ये जो वायु कोश होते हैं ये लगभग 30 मिलियन के आसपास होते हैं। अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो वायु है, जो वातावरण से जो अपन वायु ग्रहण करते हैं, वो नासा गुहा द्वारा, नासिका के दो जो छिद्र हैं उनके द्वारा नासा गुहा में श्लेष्मा स्रावित होता है। श्लेष्मा होता है। और क्या होते हैं? महीन बाल होते हैं। महीन क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया जिसको बोलते हैं पक्षमाद पाए जाते हैं। ये जो श्लेष्मा, महीन बाल और जो सीलिया है वो क्या करते हैं? वायु के अंदर जो कुछ कचरा है वो अपने को यहीं रोक लेते हैं, जो शुद्ध कर देते हैं। वायु को क्या कर देते हैं? जो बाहर से आ रही हवा है उसको नासा गुहा द्वारा जो छोटे कोई कण हैं, जैसे परागकण है, वायु मिट्टी के कण हैं, दूध के कण हैं, वो सभी को यहीं रोक लेते हैं ये श्लेष्मा, महीन बाल। तो ये क्या काम करते हैं? छनन का कार्य करते हैं। किसका? छनन का कार्य करते हैं। किसको? मिट्टी के कण, मिट्टी के कण और क्या है? परागकण और फफूंद को आगे जाने से रोकते हैं। फफूंद को आगे जाने से रोकते हैं, यानी फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। श्वास नली और ट्रेकिया है, ये भी श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। किसका? श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। ये श्लेष्मा क्या करते हैं? वायु को, जो नासिका गुहा से जो वायु आई है उसको और अधिक शुद्ध करके फेफड़ों में भेजते हैं। श्लेष्मा द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले वायु नासा गुहा में, फिर ग्रसनी में। ग्रसनी में भी 3 भाग होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और फिर कंठ ग्रसनी। तीनों भाग अपन आगे पढ़ेंगे। और इसी के अंदर ग्लोटिस और एपिग्लोटिस है। ग्लोटिस एक जो क्या है? ध्वनि पेटी, ये कंठ की ध्वनि आवाज को निकालने में भी मदद करता है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह होता है जो श्वास नली और आहारनाल को अलग अलग करता है, उसमें स्विच की तरह कार्य करता है। कंठ है उपास्थि का बना होता है। 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ये अपन आगे लिखेंगे। स्वर यंत्र या ध्वनि पेटी भी इसको कहा जाता है। उसके ये तीसरा भाग था श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका, और छठा है डायफ्राम। ये भाग है मुख्य रूप से। ये जो कंठ का आवरण है उपास्थि से बना होता है, एडम सेपल कहलाता है, केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। अब बात करें अपन फेफड़ों की, तो जो बायां फेफड़ा होता है वो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबा होता है। लंबाई क्या होती है इसकी? लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई कम होती है। दायां फेफड़े की बायां फेफड़े से लंबाई तो अधिक होती है और चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। उसके अलावा अपन बात करें आगे, ये 3 उपखंडों में बटा होता है। दायां जो फेफड़ा है उसमें 3 उपखंड में बटा होता है। 3 उपखंड आगे जाकर के अनेक खंडों में बटे होते हैं। ये इसकी जो है लंबाई दाएं फेफड़े की अपेक्षा कम होती है। चौड़ाई क्या होती है इसकी?
लंबाई इसकी क्या होती है, कम। दाएं फेफड़े की लंबाई कम और चौड़ाई क्या होती है, अधिक। और बाएं फेफड़े की जो है लंबाई तो अधिक होगी और चौड़ाई क्या होगी, कम। ये दो उपखंडों में बटा होता है, उपखंडों में विभाजित होता है। बाएं फेफड़ा कहते हैं उपखंडों में, दो उपखंडों में विभाजित होता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, उसके पश्चात अपन आगे चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अपन चले तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले नासा हुआ, नासा हुआ के बाद में जो भाग आता है नासा ग्रसनी। नासा हुआ कहाँ जाती है, नासा ग्रसनी से। फिर कहाँ आते हैं हम, मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और फिर कहाँ आते हैं, कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी में आते हैं। कंठ ग्रसनी के बाद में क्या आता है, कंठ आता है, स्वर यंत्र जिसको कंठ भी कहते हैं या लेरिंक्स भी कहते हैं। उसके पश्चात क्या आता है, श्वास नली, श्वास नली। ऐसे अपन एक एक करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ये नासा गुहा जो है ऐसे होती है, महीन झिल्ली एवं बारीक, यानी कि झिल्ली, इसको लिखो आप कि छोटी हड्डी एवं झिल्ली द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे दो भाग हैं, एक और दो, दोनों के बीच में महीन एक हड्डी है, बारीक हड्डी है, और उसके अलावा एक झिल्ली है जो ये है। तो ये दो भागों में विभाजित करते हैं। नासा गुहा के अंदर मुख्य रूप से आपको बता दिया कि क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है, श्लेष्मा। और क्या पाए जाते हैं, बाल, महीन बाल पाए जाते हैं, महीन बाल। और क्या पाए जाते हैं, पक्षमाल पाए जाते हैं, शीलिया पाए जाते हैं, जो छनन का कार्य करते हैं। नासा गुहा क्या करती है, हवा को गर्म करती है, हवा को क्या करती है, गर्म करती है। जो हवा आ रही है इसके अंदर, हवा को क्या करती है, गर्म करती है, छनन का कार्य भी करती है। और सांस को गीला करती है, क्या करती है, सांस को गीला कर देती है, सांस को श्लेष्मा द्वारा सांस को गीला करती है। श्वसन तंत्र का पहला जो भाग है, प्रथम भाग है, क्या है, श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है। नासा हुआ क्या है, श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है, पहला अंग है, जिससे सांस लिया जाता है। श्वसन पहला अंग है। कई बार मुख भी श्वसन का कार्य करता है। कई बार मुख से भी अपन सांस लेते हैं, तो ये द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वसन तंत्र के द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वसन तंत्र के द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य
कार्य करता है। तो मुख से भी कई बार सांस लेते हैं, लेकिन मुख से जो सांस लेते हैं उसमें मुख में न तो सीढ़ियां होते हैं न श्लेष्मा होता है, तो जो हवा है वो सीधी कहाँ चली जाती है, मुख ग्रसनी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, मुख ग्रसनी। उसमें छनन का कार्य नहीं होता है, यानी कि जो फफूंद है या फिर मिट्टी धूल के कण हैं वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, मुख ग्रसनी में चले जाते हैं, जिससे वो फेफड़ों में जाने की संभावना होती है। इसलिए मुख से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से ही सांस लेना चाहिए। तो ये जो श्वसन के तौर पर द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। इससे शुद्ध हवा नहीं हो पाती है, शुद्ध हवा नहीं हो पाती है। और जो कहाँ चली जाती है, अशुद्ध जो हवा है, अशुद्ध हवा सीधे कहाँ चली जाती है, मुख ग्रसनी में चली जाती है, मुख ग्रसनी में चली जाती है। आप इसके बारे में लिख दें, मुख ग्रसनी में चली जाती है, यानी कि मुख कहाँ खुलता है, मुख ग्रसनी के अंदर खुलता है। कहाँ खुलता है, मुख ग्रसनी के अंदर खुलता है। ये जो तीन भाग हैं, ये किसके भाग हैं, ग्रसनी के भाग हैं। किसके हैं, ग्रसनी के भाग हैं। तीनों भाग किसके हैं, ग्रसनी के हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, नासा गुहा से वायु कहाँ आती है, नासा गुहा से वायु कहाँ आती है, वायु कहाँ आती है, नासा ग्रसनी से। नासा ग्रसनी में से कहाँ आती है, मुख ग्रसनी से वायु, मुख ग्रसनी से, फिर उसके बाद में कंठ ग्रसनी में। तो ये वायु किस प्रकार से चलती है, ऐसे कंठ ग्रसनी, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो पाए जाते हैं मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी के आसपास, तो ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस भाग भी पाए जाते हैं। उसके पश्चात आता है स्वर यंत्र, कंठ तंत्र, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को अलग करता है, श्वास नली को जोड़ता है। आप इसमें ऐसे लिखते हैं, कौन सा, ये कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ता है, श्वास नली को जोड़ता है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा जो क्या करता है ये स्वर यंत्र, ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। 9 प्रकार की, इधर लिख देता हूं, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है, उपास्थियों से मिलकर बना होता है, बना होता है। तो आप एक बार लिखें, ताकि मैं इसमें इंक डाल देता हूं, ये थोड़ा हल्का चल रहा है, जिससे आपको देखने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, तो इसलिए मैं इंक इसके अंदर नौ प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ के रखता है। रज्जु, इसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके अंदर स्वर रज्जु में क्या होती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। ये किसका स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिससे वायु में आने वाले जो कण हैं उनको रोक लेते हैं। श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती हैं इसके अंदर, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। इस प्रकार
आप एक बार इतने भाग को लिखें, फिर उसके बाद में आप आगे चलेंगे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि वायु नासा गुहा से कहाँ आती है, नासा ग्रसनी से, नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में, और मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में आती है। ये एपिग्लोटिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से गया मेरे पास उपास्थि का बना होता है, उपास्थि की बनी प्याले नुमा संरचना, प्याले नुमा संरचना होती है। इसको अब जो एपिग्लोटिस है वो श्वास नली एवं कौन सी आहार नाल को के बीच स्विच का कार्य करती है। किसका कार्य करता है? स्विच का कार्य करती है, जिससे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, श्वास नली में जाने से रोकती है। समझाई? एपिग्लोटिस उपास्थि की बनी प्याले नुमा संरचना होती है जो श्वास को वहां जाने से रोकती है। ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस कंठ का सहायक होता है, कंठ का सहायक होता है, ध्वनि को बाहर की तरफ निकालता है। इसको ध्वनि को यानी आवाज को बाहर निकालने का कार्य भी करता है, बाहर निकालता है। ग्लोटिस क्या करता है? ग्लोटिस के ऊपर ही एपिग्लोटिस होता है, कंठ का सहायक होता है, ध्वनि को बाहर निकालने का कार्य करता है। आप इसको एक बार लिखें। अब बात करते हैं आगे श्वास नली के बारे में बात करेंगे। इसके आगे चलते रहे आप तो, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड की। अब बात करते हैं श्वास नली। श्वास नली आगे जाकर के क्या करती है? दो भागों में, दाईं श्वसनी, इसको प्राथमिक श्वसनी भी कहते हैं, बाईं श्वसनी में बढ़ जाती है। ये श्वसनियां आगे जाके श्वसनिका में खुलती है, श्वसनिका में खुलती है, ब्रोंकियोल्स में श्वसनिका। श्वसनिका का जो अंतिम सिरा है वो क्या करा? वायुकोश में खुलता है, वायुकोश। ये क्या है? वायु। ये जो श्वास नली है ये 5 इंच लंबी होती है, 5 इंच लंबी। श्वास नली जो है पक्षनाली स्तंभाकार उपकला से बनी, द्वारा बनी
सी आकार के वॉल्यूम से बनी होती है, वॉल्यूम से बनी, जैसे कैसे सी आकार, ये ऐसे सी आकार के वॉल्यूम से बनी होती है। ये जो है सी आकार के वलय है या उपकला है, ये श्वास नली को चिपकने नहीं देती है। श्वास नली क्या नहीं देती? श्वास नली को चिपकने नहीं देती, चिपकने नहीं देती है, अर्थात श्वास नली को हमेशा खुला रखती है, अर्थात श्वास नली को हमेशा खुला रखती है। समझाइएगा, श्वास नली को हमेशा खुला रखती है। उसके अलावा मैं बात करूं, यह जो उपकला है, स्तंभाकार उपकला, उपकला श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, स्त्रावण करती है, जो वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है, फेफड़ों में भेजती। समझाइएगा कि जो श्वास नली है, जो स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित होती है, रेखित सी आकार की, रेखित है, सी आकार की वॉल्यूम से बनी होती है, श्वास नली को चिपकने से रोकती है और सदैव खुला रखती है, और वायु को फेफड़ों में भेजती है, शुद्ध करके। कहां भेजती है? वायु को फेफड़ों में भेजती है। अब इसके बाद में ये श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। बाईं श्वसनी बायां फेफड़ा, बायां फेफड़े में चली जाती है, और दाएं श्वसनी दाएं फेफड़े में चली जाती है, दाएं फेफड़े में चली जाती है। श्वसनी आगे जाके खुलती है श्वसनिका में, ब्रोंकियोल्स में, इसको ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं। श्वसनिका में खुलती है, ये श्वसनिकाएं आगे जाकर इसमें खुलती हैं, वायु कोश में खुलती हैं। जैसे आपको मैंने चित्र में बताया था, ये इस प्रकार से ये श्वसनी और ये श्वसनिका और ये वायु कोश। ये श्वसनी और श्वसनिका दोनों क्या एक वृक्ष जैसी आकृति बनाते हैं, इसके जैसी वृक्ष के जैसी आकृति बनाते हैं, वृक्ष जैसी आकृति बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, और श्वसनिका आगे जाकर के वायु कोश में खुलती है, वृक्ष जैसी आकृति बनाते हैं, जो शाखाएं लास्ट में वायु कोश में खुलती है। ये जो वायु कोश है, ये गुब्बारे जैसे होते हैं, गुब्बारे की तरह फूले रहते हैं, की तरह अंगूर, इनका जो आकार होता है अंगूर के जैसा होता है। आकार कैसा होता है? अंगूर जैसा, अंगूर जैसा आकार होता है। वायु कोश क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों कौन कौन सी? ऑक्सीजन एवं CO2 या और भी अन्य गैसें हैं, मुख्य रूप से अपने जो श्वसन में काम आती हैं वो ऑक्सीजन एवं CO2 काम आती हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वायु कोश गैसों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं साधारण विसरण क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? साधारण विसरण डिफ्यूजन क्रिया द्वारा, साधारण
विसरण की क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा। आप इसको एक बार नोट करें। यानी कि वायु कहाँ आती है? श्वास नली में। श्वास नली में पक्षमार्गी स्तंभाकार उपकला होता है, सी आकार के बल्ले बनाते हैं। जो बल्ले क्या करते हैं? श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं और इसको हमेशा खुले रखते हैं ये बल्ले। और स्तंभाकार उपकला श्लेष्मा का इस तरह करती है जो वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, दाईं श्वास नली और बाईं श्वास नली। दाईं श्वास नली दाएं फेफड़े में, बाईं श्वास नली बाएं फेफड़े में। श्वसनी जो है आगे जाके श्वसनिका में खुलती है। श्वसनिकाएं और श्वसन मिलकर एक वृक्ष जैसी आकृति बनाती है जो अनेक शाखाओं से घिरी रहती है और वो शाखाएं लास्ट में जाकर वायु कोश में खुलती है। वायु कोश में गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण साधारण विसरण की क्रिया द्वारा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। आगे चले अपन। इसके बाद में आते हैं फेफड़े। फेफड़े लचीले हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बात करते हैं अपन फेफड़े। हल्के लचीले गुलाबी रंग के होते हैं। गुलाबी आप सभी को पता ही है, दो होते हैं दोनों तरफ, बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा। इसमें स्पंजी ऊतकों के बना होता है। ये किससे बना होता है? स्पंजी ऊतकों से बना होता है। स्पंजी ऊतकों से बना होता है। मुख्य रूप से जो फेफड़े के भाग हैं श्वास श्वसनिका और वायु कोश से मिलकर बना होता है। श्वसनिका और वायु कोश से मिलकर क्या बना होता है? मुख्य रूप से फेफड़ा होता है। फेफड़े की जो गुहा है वो वक्ष गुहा है, आप सभी को पता ही है। तो एक बात, पुरुषों का जो फेफड़ा होता है, पुरुषों का फेफड़ा महिला की अपेक्षा भारी होता है। महिला की अपेक्षा भारी होता है, यानी पुरुषों में फेफड़ा अधिक भारी अपेक्षा भारी होता है। दूसरी चीज, दायां और बाएं में मैंने बता दिया था आपको, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। इसमें बता दिया था कि लंबाई किसकी अधिक होती है? लंबाई इसकी कम होती है। चौड़ाई क्या होती है? अधिक होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? अधिक, और चौड़ाई क्या होती है? कम। ठीक है। और ये तीन उपखंड में बटा होता है। तीन क्या होते हैं? तीन उपखंड होते हैं। उपखंड में बटा होता है। आगे उपखंड जो है ये दो उपखंड में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है, दो उपखंड में बटा होता है। इस प्रकार ये बातें मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो बात है इसके अंदर, इसमें कई प्रकार की कई केशिकाएं एवं लगभग 30 मिलियन वायु कोश पाए जाते हैं। 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। वायु कोश या कूपिकाएं भी कहते हैं, वायु कोश पाए जाते हैं। आप आइडिया लगाएं, 30 मिलियन कूपिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये मुख्य श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग भी है, क्योंकि सारी श्वसन की जो क्रिया है इसी के अंदर हो रही है, जो वायु कोश से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो। इसके चारों ओर का आवरण, चारों ओर का आवरण आप उस डायग्राम में भी आप लिख लें जो बाहर की एक मैंने झिल्ली बनाई थी, उसका नाम शायद मैंने वहां नहीं लिखा,
चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? फुफ्फुस प्लूरा आवरण कहलाता है। फुफ्फुस प्लूरा आवरण कहलाता है। तो आप डायग्राम में जो बाहरी चीजें दिखेगी उस पे लिख सकते हैं फुफ्फुस प्लूरा आवरण से बना होता है। इसके बाद बात आते हैं कि डायफ्राम, इसकी बात करें हम डायाफ्राम। डायाफ्राम इसको बोलते हैं मध्य पट भी कहते हैं, मध्य पट भी कहते हैं। ये क्या करता है? डायाफ्राम श्वसन के लिए उत्तरदायी है, श्वसन के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी। शरीर को दो भागों में बांटता है। किसके? शरीर को दो गुहा में बांट देता है, दो गुहा में बांटता है। कौन सी? उदर गुहा यानी पेट वाली उदर गुहा और वक्ष गुहा, वक्ष गुहा चेस्ट वाली। शरीर को दो भागों में बांटता है, उदर गुहा और वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। मुख्य रूप से श्वसन के उत्तरदायी है और कंकाल पेशी से बनी हुई संरचना है। किससे बनी हुई है? कंकाल पेशी से बनी हुई संरचना है, बनी हुई संरचना। समझ में आया आपको? किससे बनी हुई संरचना है? डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी हुई चादरनुमा संरचना है, चादरनुमा। आप इसमें लिख सकते हैं चादरनुमा संरचना है, चादरनुमा संरचना जो वक्ष स्थल के नीचे पाई जाती है, वक्ष स्थल के नीचे पाया जाता है, वक्ष स्थल के नीचे पाया जाता है, पाया जाता है। यहाँ पर ये अपनी पसलियां हैं, यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है ऐसे। तो जो जैसे ही अपन वायु को अंदर लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वायु का ऊपर से दबाव पड़ेगा। ये पसलियां इस प्रकार की लचीली होती हैं कि ये सिकुड़ जाती हैं, डायफ्राम सिकुड़ जाएगा। जब भी अपन सांस बाहर छोड़ेंगे वापिस अपनी पुनः विरामावस्था में आ जाएगा, वापिस विश्रामावस्था में आ जाएगा। तो इसको अपन पढ़ेंगे ऊपर श्वसन में अंदर। आप जब तक इसको लिखें, इस कंकाल पेशियों में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं जो डायाफ्राम के संकुचन एवं शिथिलन, संकुचन एवं शिथिलन में सहायता करती है, शिथिलन में सहायक इस प्रकार जो फेफड़े होते हैं हल्के लचीले और गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंज ऊतकों से बने होते हैं। श्वसनिका और वायुकोश इसके अंदर मुख्य रूप से है। पुरुषों का जो फेफड़ा होता है महिला की अपेक्षा भारी होता है। कई केशिकाएं और लगभग 30 मिलियन वायुकोश इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख्य श्वसन अंग है, चारों ओर का आवरण फुफ्फुस प्लूरा आवरण पाया जाता है। ये बात आपको बताई थी। श्वसन के लिए उत्तरदायी है, शरीर के दो गुहाओं में बांटता है, उदर गुहा और वक्ष गुहा। उदर गुहा पेट वाली और वक्ष गुहा चेस्ट वाली। कंकाल पेशी से बनी हुई चादरनुमा संरचना है जो वक्ष के स्थल के नीचे प्रेजेंट होता है। विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो संकुचन और स्थिलन में सहायक होती हैं। आप इसको एक बार नोट कर लें।
अब अपन आगे बात करते हैं बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। श्वसन के बारे में 2-3 बातें और बता देता हूँ आपको। श्वसन की एक अपचय क्रिया है। कैसी है? अपचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, जैसे आपको मैं बता दूं एक बार, मेटाबॉलिज्म उपापचय जो बात होती है, उपापचय के दो बात होते हैं। एक होता है केटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं उपचय और इसको बोलते हैं अपचय। अपचय का अर्थ होता है किसी चीज का टूटना और उपचय का निर्माण करना। तो श्वसन जो क्रिया है वो कैसी है? उपचय है। श्वसन कैसी क्रिया है? उपचय क्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक कैसी है और उपचय क्रिया है। तो एक प्रकार की अपचय क्रिया है। कैसी क्रिया है? अपचय क्रिया। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है, भोजन है। तो ये जब जाकर के टूटता है किसमें? 6CO2 + 6H2O और क्या बनाता है? जैसे हो गया 6×12, ये दोनों 6CO2, ठीक है, और 6H2O और क्या बनाता है? ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा अपने शरीर को मिलती है। ऊर्जा किसके रूप में मिलती है अपने शरीर को? एटीपी के रूप में होती है। एटीपी के रूप में मिलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अपने को ऊर्जा मिलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मैंने बताया था, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बाहर निकलेगी। एटीपी के रूप में अपने शरीर को क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन क्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। डेटा द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा हम जो बात करें, श्वसन वर्णक जो मनुष्य के श्वसन में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान करता है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। तो मानव श्वसन वर्णक क्या है? श्वसन वर्णक की बात करें तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जिसको HB, ऑक्सीजन AO, CO2 को लाने व ले जाने का, CO2 को लाने एवं ले जाने का कार्य करता है। रक्त के द्वारा क्या होता है शरीर के? अपन आगे पढ़ेंगे कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त वापिस शरीर में कैसे जाता है, फिर अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, फिर वापिस फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए आता है। वो सारा काम हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। इसको आप कर सकते हैं परिवहन का कार्य। आगे की बात करें, कई जो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट चींटी सब आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा और निम्न अकशेरुकी प्राणी, निम्न
कैसेरों की प्राणियों में जो श्वसन वर्णक होता है हीमोसाइनिन होता है। श्वसन वर्णक कैसा होता है? हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण इनका रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है, हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइन, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। और अपना रक्त का रंग क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, या इसमें आयरन पाया जाता है, जिसके कारण अपना रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। हीमोग्लोबिन, आरबीसी, सब आगे बढ़ेंगे। ये बात होती है मनुष्य की, जो वयस्क मनुष्य की श्वसन दर है, वयस्क मनुष्य की श्वसन दर, मनुष्य की श्वसन दर जो है, श्वसन दर जो है वो क्या है? 12 से 16 समय प्रति मिनट, प्रति मिनट। और बच्चे की जो श्वसन दर है, बच्चे की श्वसन दर है वो कितनी है? 25 से 35, 25 से 40 समय प्रति मिनट। यानी श्वसन क्या होता है? एक अच्छी क्रिया है जिससे अपने शरीर को क्या मिलती है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त। ये ग्लूकोज के रूप में भोजन मिला अपने शरीर को, ग्लूकोज है C6H12, वो 6 ऑक्सीकरण होता है, इसका अपचय होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें टूट जाता है, ऊर्जा अपने शरीर को प्राप्त हो जाती है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। इस बात को आप एक बार नोट कर लें। ये जो प्रक्रिया है ये मैंने आपको समझाने के लिए जो की है कि अपचय होता क्या है। आप इसको लिखें जब तक। एक बात और नहीं, श्वसन का जो मापन होता है, श्वसन को नापना होता है यंत्र, श्वसन नापने का जो यंत्र होता है स्पाइरोमीटर कहलाता है। नापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर कहलाता है, स्पाइरोमीटर कहलाता है। इस चीज को आप नोट करें। श्वसन से संबंधित मुख्य बातें हैं ये। आगे अपन बात करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कई बार इसको रोक करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देर अगर रुके रहे आपके वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको अपलोड करने में भी समस्याएं आएंगी। मैं सोच रहा हूं कि इस पूरा श्वसन तंत्र एक ही वीडियो में आपको दे दिया जाए। अगली जो बात करें अपन, श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और बात करता हूं मैं आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। छोटी सी बात आप समझ लें, ये अपना है हृदय, हृदय के अंदर ये सेप्टम, सेप्टम के ऊपर ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये है बायां आलिंद, वह है बायां आलिंद। इसको आगे अपन आगे पढ़ेंगे, इसको नीले, बायां नीले बोलते हैं। ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद, और ये है दायां नीले। ठीक है। और यहां अपन जो है बना देते हैं फेफड़े। फेफड़े की बात आई। फिर इसके यहां पर क्या है? वायु कोश है, यह आप सभी को पता ही है। क्या है? वायु कोश है। फिर इस तरह से वायु कोश है। अब जो यहां पर है कोशिकीय अंग है,
ऊतक ऊतक या फिर अंग। ठीक है। फेफड़ों में सबसे पहले क्या आती है? ऑक्सीजन गैस तो अंदर की तरफ आएगी और CO2 गैस क्या आएगी? बाहर की तरफ निकलेगी। ये ऑक्सीजन जब यहाँ पर आ रही है, ये क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। आप CO2 को ब्लैक से दिखाएं, CO2 क्या आ रही है? बाहर निकल रही है, और जो रेड पेन से है वो क्या है? आपके ऑक्सीजन है। ये जो है ऑक्सीजन, ये वायुकोश में आ गई। वायुकोश में आने के बाद में जो शुद्ध होने के लिए अपने पास यहाँ पर आती है, तो ये वायुकोश के अंदर दायां जो आलिंद होता है, इसमें क्या होता है? दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो इससे अपने जो दाएं बात करता हूं, अशुद्ध रक्त होता है, ये कहां से आता है? ऊतकों से आता है, अंगों से आता है। और जो दाएं नीले से शुद्ध होकर के रक्त जाएगा वो कहां जाएगा? अंगों में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा, ऊतकों में जाएगा। यहाँ पर शुद्ध रक्त आएगा। बायां आलिंद में कैसा रक्त आएगा? ये बायां भाग है, इसमें हमेशा कैसा रक्त? इस भाग में कैसा होगा? शुद्ध रक्त होगा, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। वह रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है। शुद्ध रक्त कौन सा होता है? शुद्ध रक्त जिसके अंदर आगे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑक्सीजन मिली। ठीक है। और अशुद्ध रक्त वो होता है जिसके अंदर CO2 मिली होती है। तो ये जो शुद्ध होकर के अशुद्ध रक्त तो आया अपने नीले में से इसके पास आ रहा है। नीले से कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। नीले से अशुद्ध रक्त आया, इसके अंदर क्या मिली हुई है? CO2 मिली हुई है। फेफड़ों में है। फेफड़ों के अंदर से जो वायु कोष होते हैं, आपको ये वायु कोष है, और ये केशिकाएं हैं। ये इसके पास से केशिकाएं हैं जो रक्त को ले जाने लाने का काम करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो ये केशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, जो ध्वनि और शिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन तो क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। और CO2 को क्या करती हैं? बाहर फेफड़ों में छोड़ देती हैं। इसमें छोड़ देती है फेफड़ों में, और जो बाहर निकल जाता है वापिस श्वास क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये रक्त क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। ये फेफड़ों, ये जो क्रिया है इनके बीच में होती है वायुकोश और केशिकाओं के मध्य। तो बात अपन करें बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन में क्या होता है कि इसमें गैसों का विनिमय किस किस के बीच में हो रहा है? वायुकोश यानी फेफड़े, वायुकोश एवं केशिकाओं के मध्य होता है। केशिकाओं के मध्य साधारण विसरण की विधि से होता है। साधारण विसरण की विधि से होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में फिर अपने ये काम आएगा, आप ध्यान रखें। को जो बायां वाला भाग है इसमें हमेशा क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन कहाँ होती है? रक्त के साथ यहाँ। और दायां वाला भाग है, इसमें क्या होती है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है, इसमें क्या जुड़ी होती है? CO2 जुड़ी होती है। ठीक है। अब बात अपन करें, ये जो रक्त है शुद्ध होकर के ये कहाँ जाएगा? ये दाएं आलिंद में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में आ गया। शुद्ध रक्त कहाँ आ गया? इससे ये केशिकाएं हैं, ये केशिकाओं द्वारा कहाँ आ गया? अपने बाएं आलिंद में आ गया। कौन सा रक्त है ये? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन कहाँ गई? रक्त के साथ जुड़ करके यहाँ आ गई, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कहाँ आ गई? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से फिर ये कहाँ आ गया है? ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर कहाँ आ गई? अपने ऊतक और अंगों में आ गई।
और अब इस प्रकार रक्त केशिकाएं, आंतरिक शोषण क्या होता है? आंतरिक शोषण में रक्त केशिकाएं एवं ऊतकों के मध्य, ऊतक या अंगों, अंग एवं ऊतकों के मध्य साधारण विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो यहां जो ऑक्सीजन आई है, अंगों के अंदर क्या आई है? अपने पास ऑक्सीजन आई है। यहां पर विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं हो रही है, ऑक्सीजन है वो शरीर की कोशिकाओं द्वारा काम में ले दिया जाता है और यहाँ क्या बन जाती है? CO2 का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण CO2 का निर्माण हो जाता है। ये CO2 वापिस कहाँ चली जाती है? हृदय में चली जाती है और हृदय में कौन से भाग में? दाएं आलिंद में चली जाती है। और ये CO2 कहाँ चली गई? दाएं आलिंद में चली गई और दाएं नीले से होते हुए वापिस ये फेफड़ों में आती है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। साधारण विसरण की क्रिया द्वारा वायुकोश और केशिकाओं के मध्य, रक्त केशिकाएं लिख लो आप यहाँ, वायुकोश एवं रक्त केशिकाओं के मध्य दो चीजें इसमें याद रखनी है, वायुकोश और रक्त केशिकाएं। और इसमें क्या है? रक्त केशिकाएं और शरीर की कोशिकाएं और ऊतकों के मध्य जो विसरण विधि द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, आंतरिक श्वसन कहलाता है। आप इसको एक बार नोट कर लें। इस चित्र को मैं एक बार आप कहें तो चलो एक बात समझ में तो आपके आ ही गया कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होती है? गैसें शुद्ध कहाँ होती हैं? फेफड़ों में हो रही है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रही है? गैसों का शुद्धिकरण फेफड़ों में हो रहा है। ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं द्वारा, रक्त के द्वारा जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और जो अशुद्ध रक्त है उसके द्वारा CO2 अपने फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल रही है। आगे चलिए अपन। अब बात करते हैं अपन प्रश्वसन, श्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन की क्रिया क्या है? प्रश्वसन और निःश्वसन में क्या होता है? सांस का अंदर लेना, सांस का अंदर लेना क्या कहलाता है? प्रश्वसन कहलाता है। निःश्वसन क्या होता है? सांस का बाहर छोड़ना, सांस का बाहर निकालना। सांस को बाहर निकालना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है? जैसे अपन सांस अंदर लेंगे तो ये जो डायफ्राम है इसकी पसलियां सिकुड़ जाती हैं। डायफ्राम की पसलियां क्या कर जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। तो पहली बात जो करेंगे अपन इसमें, डायाफ्राम की पसलियां, डायाफ्राम की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। डायाफ्राम सिकुड़ जाता है, आप कैसे लिखें? डायाफ्राम सिकुड़ जाता है, यानी डायाफ्राम की जो पसलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। डायाफ्राम सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ कूद जाती है। और इसके अंदर जब अपन सांस बाहर छोड़ेंगे तो डायाफ्राम अपनी विरामावस्था में आ जाता है। डायाफ्राम अपनी विश्रामावस्था में आ जाता है, विश्रामावस्था में आ जाता है। क्या होगा? देखिए आप, ये वायुकोश है, ये डायाफ्राम। तो जैसे ही वायु ऊपर से दबाव लगाएगी
तो ये डायफ्राम पहले ऐसे था, तो ये क्या हो जाएगा अब ऐसे हो जाएगा, और वायु वापिस बाहर निकलेगी। ये डायफ्राम में वायु अगर वापिस बाहर जाएगी तो ये क्या होगा कि वापिस अपनी पुनः विरामावस्था में, विश्राम अवस्था में आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये वायु अंदर आ रही है। दूसरी बात है अस्थि पिंजरा। अस्थि पिंजरा क्या होता है? ये अपनी चेस्ट में जो पसलियां होती हैं, ये अस्थि पिंजरा। ये जो अस्थि पिंजरा है, ये क्या होता है, सांस जब अपन अंदर लेते हैं तो ये सांस अंदर लेते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। सांस ली अंदर, सांस लेके देखें आप, आगे की तरफ बढ़ता है अस्थि पिंजरा, आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ता है। और इसमें अस्थि पिंजरा वापिस विश्राम अवस्था में आ जाता है। अस्थि पिंजरा विश्राम अवस्था में आ जाता है। श्वसन में क्या कर गया कि डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है प्रश्वसन में। और अब बात आती है फेफड़ों की, वक्ष गुहा की। वक्ष गुहा में अपन सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमेशा वायु अधिक दाब से कम दाब की तरफ गमन करती है, अधिक दाब से कम दाब की तरफ गमन करती है। तो इसमें जो दाब है वो क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। वायु अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर गमन करती है, इसलिए जो परश्वसन है उसमें सांस अंदर ले रहे हैं, यानी वातावरण की जो वायु है वो अंदर की ओर जा रही है। वायुमंडल के दाब से कम दाब होने के कारण, कम दाब होने के कारण वायु अंदर आती है, अंदर वायुमंडल दाब से कम दाब होने के कारण वायु अंदर आती है, फेफड़ों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसकी बात जो करेंगे श्वसन में अपने वक्ष गुहा में या फेफड़ों की, तो इसमें जो होता है अपन सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, यानी अपने यहाँ वायु दाब क्या हो गया, अधिक हो गया, तो सांस जो है, वायु जो है अधिक दाब से वातावरण की ओर आएगी। इसमें फेफड़ों में वायु दाब अधिक होने के कारण, फेफड़ों में वायु दाब अधिक होने के कारण वायु वातावरण में आती है, वातावरण में चली जाती है। समझाइए, वायु वातावरण में चली जाती है, वापिस वक्ष द्वार में पुनः उसी स्थान पर आ जाती है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। इस प्रकार जो आपका ये मानव श्वसन तंत्र है ये खत्म होता है। इससे श्वसन से संबंधित कई प्रकार के रोग भी हैं, श्वसन कैंसर भी हैं, जुकाम है, और भी ब्रोंकाइटिस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा आगे का भी है, श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में कैसे होती है, क्रेब्स चक्कर, कोलाइसिस चक्कर, ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो अपन 10वीं क्लास के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं। तो आपके जो सिलेबस के हिसाब से है वो सारा इतना ही है। आप इसको अच्छी तरह कॉपी में नोट करें और इसको याद करें। जहाँ भी अगर कोई दिक्कत है या फिर कई बार पढ़ाते समय भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।